वेलकम एवरीबॉडी। टुडे इज द वीडियो। आज फेस कैम के साथ वीडियो करते हैं। तो हम कंटिन्यू करने वाले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट अपनी। हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था? आपको ये थोड़ा हाईलाइटेड दिख रहा होगा। हाँ, क्योंकि इससे पहले ही मैंने 50 मिनट्स की वीडियो बनाई थी। सिस्टम क्रैश हो गया मेरा और सारी वीडियोस उड़ गई। तो अब मैं इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो भाई दिक्कत तो है। तो एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, तबीयत भी थोड़ी खराब है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कल पिछले क्लास में क्या किया था? इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, हायरार्किकल मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल, और हमने ये सब कवर कर लिया था कि डेटाबेस क्या होती है, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल। अगर जो पिछले पिछले वीडियोस में आप नहीं थे, वो थोड़ा पिछले रिव्यू करके आए, और अगर थे तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया था। हमने व्यू लेवल पढ़ लिया। 3 तरह के लेवल होते हैं: व्यू डेटा, लॉजिकल डेटा एंड फिजिकल डेटा। आज हम शुरू करने वाले हैं डेटा इंडिपेंडेंस। व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस? व्हाट डू मीन बाय डेटा इंडिपेंडेंस? क्या होता है ये? क्या है? क्या है? क्या? बहुत सवाल आ रहे होंगे दिमाग में। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? लेट मी जूम इट। It is a property of database that helps you to change the database schema at one level with changing the schema to another level. It helps the data to be separated from all the programs to make the use of it. बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन पे नहीं जाओ। आज की वीडियोस में आपको डेफिनेशंस बहुत सारी मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, जो डेटाबेस है वो खुद की लैंग्वेज या खुद के कीवर्ड्स मांगता है। तो वो कीवर्ड्स आपको डेफिनेशन में मिल जाएंगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे कल पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि तीन लेवल होती है: व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें कुछ चेंज करना है फिजिकल लेवल में, और चेंज इस तरह से होना चाहिए कि फिजिकल लेवल में चेंज करने पे वो लॉजिकल लेवल में इफेक्ट ना करे, और लॉजिकल लेवल में चेंज करने पे वो व्यू लेवल पे इफेक्ट ना करे, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब डेटा इन इंडिपेंडेंस दैट changing the data schema in one level so that the schema of another level doesn't get affected. Like this is a proper diagram of it. फिजिकल लेवल में लेट सपोज एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। लेट सपोज हमारे पास एक डेटाबेस था जिसे हमने कनेक्ट किया है किसी पेन ड्राइव से, और अब हमारे पास वो पेन ड्राइव में मेमोरी फुल हो रही है डेटाबेस की। तो हम चाहते हैं वो पेन ड्राइव को हटा के हम किसी सर्वर पे या किसी हार्ड ड्राइव पे स्टोर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हम पेन ड्राइव से डेटा का स्टोरेज हटा के हार्ड ड्राइव में डाल देंगे। तो क्या इससे मेरा डेटा में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या मेरा एम्प्लॉयज का डेटा स्टूडेंट्स का डेटा बन जाएगा? क्या मेरे डेटा में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या मेरे व्यू में कुछ फर्क पड़ेगा? ऑडियंस जैसे इंटरेक्ट करती है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ेगा तो वो दिक्कत की बात है कि मैं बस एक लेवल पे चेंज कर रहा हूँ और दूसरे लेवल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये दिक्कत की बात है। तो मुझे सब वो सारे लेवल्स, अब डेटाबेस में हजारों लेवल्स, मतलब 3 लेवल में इजिली काम होता है, पर हर एक स्टेप में मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक लेवल में चेंज करते हैं तो दूसरे लेवल में चेंज रिफ्लेक्ट ना हो। इस प्रोसेस को हम लोग डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। 2 तरह के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं: एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अगर फिजिकल लेवल से कंसेप्चुअल लेवल में चेंज हो रहा है तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और कॉन्सेप्चुअल लेवल से व्यू लेवल पे चेंज हो रहा है तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यही था। ये डायग्राम एग्जांपल है। सेम एग्जांपल ये भी है कि जैसे अगर हम डेटा फिजिकल लेवल में डेटा जब स्टोर करते हैं तो हम उसमें कल की क्लास में बताया था कि क्या करते हैं कि हम लोग डिफाइन करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक डेटा था जिसको हम लोग इंटीजर टाइप का डिफाइन किए। अब हम चाहते हैं इंटीजर टाइप से हम इसको फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप में काम नहीं हो रहा था डेटा का, तो हम चाहते हैं इसे फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दें। तो जब कन्वर्जन होगा तो क्या हमारे पास पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ इंट से फ्लोट होगा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमें वैसे ही चाहिए था। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू स्टोरेज डिवाइसेस इंट से फ्लोट कन्वर्जन में काम आता है, मॉडिफाइंग डेटा स्ट्रक्चर में काम आता है, एक्सेसिंग फ्रॉम सीक्वेंशियल डेटा टू रैंडम एक्सेस डेटा, इन सब चीज में डेटा का ट्रांसफर करने में काम आता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस भी सेम, इट मे बी डिफाइंड एज इंटरसेक्शन, डिलीशन, एट्रीब्यूट, नो इफेक्ट ऑन व्यूज, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए अलग लेवल में, और इंसर्शन डिलीशन सब हो सकता है इसमें। नेक्स्ट, डेटा इंडिपेंडेंस पढ़ लिया। हम पढ़ते हैं डीएमएल एंड डीडीएल। तो ये जो डीएमएल और डीडीएल हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी ये हम आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एसक्यूएल 3 डी। तो ये 2 टॉपिक कंबाइंड एक है, तो हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
It is a crucial part in SQL which deals with defining and modifying the structure of database. इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको तो नोट करनी चाहिए, जो वाइवा में पूछी जाती है। क्या these commands are used to create, modify and delete database structures, not data। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी ये। क्या कि अगर अगर हम DDL कमांड यूज करते हैं तो उसमें हम क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं। क्या डिलीट करते हैं, क्या मॉडिफाई करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? डेटाबेस स्ट्रक्चर को, स्कीमा को करते हैं, स्कीमा में करते हैं, डेटा में नहीं करते कभी। इसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस होती है। क्या क्या ऑपरेशन होती है? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। क्रिएट मीन्स टेबल को क्रिएट करना, ड्रॉप मीन्स एंटायर स्कीमा या एक टेबल को ड्रॉप करना या डिलीट करना बोल सकते हो अभी के लिए। ऑल्टर मीन्स कुछ ऐड करना, ट्रंकेट मीन्स भी डिलीट करना। इसका मतलब भी डिलीट करना होता है। तो आप लोग के मन में सवाल उठना चाहिए कि हर्ष, ये ड्रॉप और ट्रंकेट तो यार सेम लग रहा है, तो अपन कैसे इसको डिफरेंशिएट करें? कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ है, डिफरेंस है ना। पहला ट्रंकेट, ड्रॉप और डिलीट, तीनों तीन तरह के होते हैं। डिलीट एक डीएमएल कमांड है, ये डीडीएल कमांड में नहीं आता, ये डीएमएल कमांड में आता है। ओके, तो तीन होते हैं। पहला क्या है? पहला पॉइंट है ट्रंकेट इज मच फास्टर एंड कंज्यूम्स लेस मेमोरी। ओके, ट्रंकेट जो है वो ड्रॉप और डिलीट दोनों से फास्टर है और मेमोरी भी कम लेता है। दूसरा, ट्रंकेट जो होता है, ट्रंकेट अगर हम एक हमारे पास एक टेबल है, लेट्स सपोज एम्प्लॉइज का टेबल है, और हम उसमें लगाए ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉइज, ये कमांड, ये क्वेरी हमने रन कर दी, तो क्या होगा? उसमें जितने भी एम्प्लॉइज के नाम है, रोहन, सोहन, मोहन, जो भी है, उन सबका डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन स्कीमा कंटिन्यू, स्कीमा विल रिमेन द सेम। कि नाम होगा, रोल नंबर होगा या एडमिशन नंबर जो भी होगा, और सैलरी वगैरह जो भी होगा, वो उसका एट्रीब्यूट्स और टपल्स तो सेम रहेंगे, यानी कि रोज और कॉलम्स तो सेम रहेंगे, पर बस डेटा जो होगा वो इंटायरली डेटा खत्म हो जाएगा। बट स्कीमा विल रिमेन द सेम, नो चेंज इन द स्कीमा, सेम रिटर्न इज देयर। एंड ड्रॉप, अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप एम्प्लॉइज, तो पूरा टेबल ही खत्म हो जाएगा। तो हमें अगर दोबारा इनपुट करना है तो हमें टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा, यानी कि पूरा टेबल, इंटायर टेबल विल बी डिलीटेड। और डिलीट अगर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, डिलीट कमांड यूज करते हैं, तो क्या होता है? डिलीट कमांड फॉर रोल नंबर इज इक्वल टू 21, तो एक 21 रोल नंबर का टपल डिलीट होगा। यू अंडरस्टैंड? टपल, कोई एक पर्टिकुलर रो डिलीट होगा, पूरा कॉलम डिलीट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर रो डिलीट होगा। ये आई थिंक क्लियर है, ये भी क्लियर है। डीएमएल में आते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बेसिक सा है, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं डेटाबेस को। इसमें डेटा आ जाता है, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, अल्टर मीन्स होता है अपडेशन, और डेटा को तीन प्रोसेस होता है, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। ये ये भी खत्म है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डेटा मॉडल्स क्या होता है। एक और जरूरी बात कि हम लोग जो भी इसमें पढ़ने वाले हैं, नोट्स मैं आपको लिंक पे अपलोड कर दूंगा, आप नोट्स देख सकते हो। और मैं इसमें बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आप मस्ट एक्सप्लेनेशन सुनिए, और नोट्स को देख के आप खुद से रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल से एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसको बहुत पॉपुलर से बहुत फेमस मॉडल है, ईआर मॉडल भी इसको बोलते हैं। बेसिकली ईआर मॉडल क्या है? तो अगर मैं आपको एक केस दूं कि यार आप एक डेटाबेस इंजीनियर हो, और आप डेटाबेस इंजीनियर हो, तो आप सारी क्वेरीज तो आप रन करोगे, सारे मॉडल्स आप बनाओगे, बहुत सही। तो अगर एक मैं एक क्लाइंट हूँ जिसे मुझे एक अपनी कंपनी की डेटाबेस चाहिए, तो आप मुझे बताओगे कि देखो हर्ष, आप एक ऐसा रहेगा, उसमें प्राइमरी की ये इसका डाल दूंगा, मैं फॉरेन की इसको डाल दूंगी, या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, ये सेकेंडरी एट्रीब्यूट, 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 टपल्स वगैरह बोलोगे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई मैं क्लाइंट हूँ, मेरा काम बिजनेस का है, आप मेरे बना पाओगे नहीं बना पाओगे, मेरे को इतना बता। आप उस केस में आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन कैसे बेटर हो सकती है? तो उसका फायदा उससे हम लोग यूज कर सकते हैं ईआर मॉडल के हेल्प से। कि अगर मैं एक डेटाबेस इंजीनियर हूं, तो मैं क्या करूंगा? सर मेरे पास एक ईआर मॉडल है, यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है, यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय एक एंटिटी बोलते हैं इसका, और डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है। इन दोनों के बीच में अगर हम एक रिलेशनशिप स्टोर कर सके, कि एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप को डायमंड से डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर एक एम्प्लॉय है ई, कनेक्टेड टू अ रिलेशनशिप विद अ डिपार्टमेंट डी। तो ये ई और ये डी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप शो कर रहा है, क्या रिलेशनशिप हो रहा है? ये वर्क्स फॉर, एक एम्प्लॉय वर्क्स फॉर इस इस रिप्रेजेंटेशन को, इस विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन को, जिसे हमें डेटा स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं ईआर मॉडल और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल।
क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। बस रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज आपने पढ़ा? एंटिटीज पढ़ा, हाँ एंटिटीज क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, और टाइप्स ऑफ एंटिटीज क्या होती है। तो पहले एंटिटीज का पढ़े। एंटिटीज इज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट थ्योरी है पूरी। एंटिटीज को हम लोग स्क्वायर से नोट करते हैं। पढ़ा होगा आपने, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता हो तो। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में जो सेट्स होते हैं, कंटेंट्स ऑल स्टूडेंट एंटिटीज। स्टूडेंट में स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट अटेंडेंस, ये सब सारी उसकी एंटिटीज है। एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकती है? नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स। तीसरा है रिलेशनशिप। स्टूडेंट एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर, दिस इज अ रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। तो ये रिलेशनशिप डायमेंड से डिनोट करते हैं। ये रिलेशनशिप बताता है कि दो एंटिटीज के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप ऑपरेटर ये डायमेंशन बताता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंटिटीज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज इजी टॉपिक। कई लोग इसे बहुत कॉम्प्लेक्स के पढ़ाते हैं और ये वाइवाज में बहुत जल्दी पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ एंटिटीज, लास्ट पॉइंट है इसका। तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटीज एंड सेकंड इज वीक एंटिटीज। दो एंटिटीज होती है, दो तरह की एंटिटीज होती है। वीक एंटिटीज पे पहले हम लोग आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में, मान लेते हैं एक रोहन नाम का लड़का है, और रोहन नाम के लड़के तीन चार हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ एक रोहन नाम के लड़के का मेरे को डेटा चाहिए, एक पर्टिकुलर लड़के का, तो रोहन मेरे पास सिर्फ नाम है उसका, तो मेरे पास तीन चार लड़कों का नाम आ जाएगा, एक पर्टिकुलर का नहीं आएगा जो मुझे चाहिए। पर अगर मैं बोलूं रोहन रोल नंबर 27, इसका डेटा चाहिए, तो एक पर्टिकुलर डेटा आ गया, एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का डेटा। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर जो रोहन फील्ड था, क्या वो भी एक फील्ड नहीं है? हाँ, वो भी एक फील्ड है। दिस इज हैज आल्सो की एट्रीब्यूट, इट इज आल्सो की एट्रीब्यूट। जो रोहन का नाम था, जो नेम एट्रीब्यूट है, इट इज आल्सो की एट्रीब्यूट, बट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द अदर एंटिटीज। मतलब रोहन के साथ हमें उसका रोल नंबर भी चाहिए, तब जाके हम एक पर्टिकुलर डेटा या एक पर्टिकुलर टपल को फेच कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। अगर आपको एक एट्रीब्यूट के साथ एक और एट्रीब्यूट चाहिए, या एट्रीब्यूट दूसरे पे डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर यूनिक एट्रीब्यूट बनने के लिए, उस एंटिटी को हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी। पर वही अगर मैं बोलूं कि रोल नंबर 27 का सारा डेटा बताओ, तो रोल नंबर 27 का एक पर्टिकुलर डेटा आ जाएगा। एक फील्ड, एक एट्रीब्यूट में ही आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो उस एंटिटी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट। इट इज ऑल्सो की एट्रीब्यूट। इसका एग्जाम्पल होता है प्राइमरी की। does not depends upon other entities, example roll number, or it depends upon other entities, example name plus roll number. I think it is clear. Next, what is the next topic? नेटवर्क मॉडल। काफी हमने ईआर मॉडल कर लिया यहाँ पर। नेटवर्क मॉडल पे आते हैं। नेटवर्क मॉडल बहुत सिंपल है। ईआर मॉडल में हमने क्या किया? ईआर मॉडल में हमें कुछ कुछ चीजें कम्प्लेक्स लग रही थी कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। रिलेशनशिप समझने में हमें दिक्कत हो रही थी। तो एक और मॉडल है जो हमें रिलेशनशिप अच्छे से समझा सकता है, वो है ईआर नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या करता है? बेसिकली इट इज लाइक अ हायरार्किकल मॉडल। मतलब ट्री लाइक ग्राफ होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। नेट कस्टमर है तो ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर की कुछ लाइन होगी या लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब लाइन ऑफ एलओसी नहीं, मतलब कुछ लाइन होगा कि एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस की पहले शिपमेंट होगा, इसके साथ ये होगा, फिर बायर सेलर वगैरह वगैरह बहुत सारी लाइंस होती है उसकी। तो प्रोडक्ट भी ऑर्डर लाइन के थ्रू शिपमेंट की तरफ प्रोसीड करेगा। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है, ये रिलेशनशिप को अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सो इट प्रोवाइड सिंप्लिसिटी, एडवांटेजेस में इट प्रोवाइड सिंप्लिसिटी, हैंडलिंग रिलेशनशिप इज गुड, एंड अवॉइडिंग रिडंडेंसी, मतलब कोलिजन में दिक्कत नहीं होगी, ये सब वगैरह वगैरह चीजें थियोरेटिकल चीजें हैं। तो ये बेसिकली होती है हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल, या हायरार्किकल मॉडल, या ट्री मॉडल बोल सकते हो आप। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, नेटवर्क मॉडल तक कवर कर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस पीपीटी, क्या है ये, इस फाइल को बनाने में मुझे मेहनत लगा है बहुत। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ तक अगर आप इसको देख रहे हो तो आप लाइक कर दो यहाँ पर वीडियो, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छे, नहीं किया तो कर लो। अब जो बताने वाला हूँ मैं, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो मेरी वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और मैं इसको अपलोड नहीं करता सीधा वेबसाइट पे, नहीं तो गूगल ड्राइव, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप सीधा उस पे अपलोड कर दो ना ड्राइव की लिंक। पर ड्राइव की लिंक अगर मैं सीधा अपलोड करूंगा तो फिर वो दिक्कत करती है, मतलब प्रोसेस करने में एक टाइम के बाद वो मेरे से एक्सपायर कर जाती है, तो इसलिए मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है। और अपन शुरू करने वाले हैं डेटा मॉडल। यहाँ पर पूरे नोट्स है, मैं आपको बताऊंगा कि की पॉइंट्स क्या है, होता क्या है। बेसिकली लिखा बहुत कुछ जाता है, सेम चीजें को खींच के बड़ा कर देते हैं, पर होता क्या है मैं वो बताऊंगा।
नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। बहुत सिंपल है। सबसे पहला चीज, आपने डेटाबेस में क्या सीखा कि डेटाबेस ऐसा कुछ होता है, कुछ रोज होते हैं उसमें, कुछ कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर नेम, लेट सपोज नेम, क्लास, रोल वगैरह कुछ भी। इस टाइप का जो डेटाबेस होता है which comprises of tables, rows and columns. This type of database model is called relational database model, RDBMS. Relational data, sorry, RDB model, relational database model. MS के लिए बोला कि मैनेजमेंट सिस्टम तो नहीं है ना, मॉडल है बस। तो दिस इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। यस, इसमें आप पढ़ सकते हो क्यों जरूरी क्या नहीं जरूरी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल पे। अब क्या हुआ कि बड़े लोग, अब हम यहाँ पर, ये पुराने जमाने की डेटा मॉडल था जो रिलेशनल मॉडल, ये 1989 का मॉडल था अप्रोक्स, जहाँ तक मेरे को याद है। अब क्या हुआ कि हमें हमें नई नई चीजें जानने को मिली कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम की भी कोई चीजें होती है, जिसमें हम लोग कमाल की चीजें बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम बोले बहुत अच्छे है, तो इस फील्ड को हम डेटाबेस में क्यों ना ले आए। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, डेटाबेस फील्ड से। बहुत सही। तो ये बड़े लोगों ने क्या किया, अब हम टेबल नहीं बनाएंगे, अब हम ये टेबल वाले पुराने सिस्टम, नहीं 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 नहीं, अब हम कुछ नया करेंगे। क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास वाले लोग हैं ना, तो एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम रखेंगे चलो एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बना, और इस एम्प्लॉय क्लास में एम्प्लॉयज का डेटा आएगा। तो एम्प्लॉयज का डेटा, एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉयज सैलरी, एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट, ये सब चीजें होंगी इसकी ऑब्जेक्ट। अब क्लास में ऑब्जेक्ट स्टोर किया जाएगा, ना कि अब ये रिलेशनल डेटाबेस का सिस्टम खत्म। अब ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, और इन ऑब्जेक्ट्स में जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन होगा। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन होगा। तो अब इन ऑपरेशंस को करेंगे हम, तो इससे हमारा काम काफी आसान पड़ गया। और कुछ नुकसान इसमें भी थे, कुछ फायदे इसमें भी थे, कुछ फायदे उसमें भी थे, कुछ नुकसान उसमें थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि भाई अब तो हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, अब तुमने दोनों काम कर लिया, अब क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बना दिया, जिसमें क्या किया, इट फीचर्स बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिलेशनल ओरिएंटेड मॉडल्स। इसके भी कुछ फायदे थे पर इसके नुकसान कम थे। तो यहाँ पर हमारा ये चीज आ रहा है कि इन सब मॉडल में क्या डिफरेंस है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये सब हम इसे पढ़ लिए, और इससे आगे कुछ बताने का भी नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डीबीएमएस। बहुत सही, इस पे आते हैं। सो ओपन सोर्स एंड कमर्शियल, एक डेटा इंटीग्रिटी कहाँ छूट गया। यस, डेटा इंटीग्रिटी छूट ही गया यहाँ पर। डेट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, यस यस यस। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, ये भी काफी इजी टॉपिक है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, बेसिकली कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स मींस हर्डल्स और हिंड्रेंस और रुकावटें हिंदी में। रुकावटें, एक डेटाबेस को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या रुकावटें आ सकती है, उसे बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो तीन रुकावटें आती है। फर्स्ट इज डोमेन कंस्ट्रेंट, सेकेंड इज एंटिटी कंस्ट्रेंट, और थर्ड इज रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। बहुत सिंपल है, क्लियरिटी रखो। तीन चीजें, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, entity constraints and referential constraints. Next, what is domain constraints? तो बहुत सिंपल है। अगर हम अगर हमने एक एट्रीब्यूट बनाया एज का, या नाम वाम किसी का होगा, एज में मैंने रखा कि चलो 1 2 3, या 1 2 3 कैसे हो सकता है, 41 42 या 22 25, कुछ भी एज रखा। मत बोला एज इज जस्ट नंबर, लाइक वो मत डायलॉग मारना यहाँ पर चलो कुछ एज रखा। अब कोई तो ऐसा होशियार इंसान होगा जो एज की जगह एबीसी भर के आए, हो सकता है भाई। तो भाई जब एज में इंटीजर फिक्स किया गया है, तो अपन एबीसी भर के आएंगे, तो क्या कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर नहीं आ रहा तो दिक्कत है, तो एरर है, एरर आनी चाहिए। तो एक रुकावटें पैदा होना चाहिए। उसको हमें बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट, कि भाई जिसका डोमेन फिक्स है, जिसका डेटा टाइप फिक्स है, उसमें तो वही भरो ना, अलग से क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट आता है अपना एंटिटी कंस्ट्रेंट्स। ये क्या होता है, इसमें होता है प्राइमरी की, कि अगर हमारे पास रोल नंबर है, रोल नंबर अगर हम प्राइमरी की में सेट किए हुए प्राइमरी की में, तो हम क्या करेंगे, किसी का रोल नंबर हम छोड़ नहीं सकते, और कोई छोड़ देता है तो एरर आना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा, कि भाई प्राइमरी की को तुम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इट शुडंट बी नल, इट डजंट हैव नल वैल्यूज। तीसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट।
व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट? आप लोगों ने फॉरेन की का नाम सुना होगा। अगर फॉरेन की नहीं जानते क्या होता है तो मैं थोड़ा 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता होगा फॉरेन की क्या होता है। ये जो की कंस्ट्रेंट है ये नहीं पढ़ना, ये तो बुक में लिखा हुआ था मैंने कॉपी कर दिया, ये नहीं पढ़ना। बस मेनली 3 तरह के होते हैं। फिर से लगा कि फिर से ना ऑफ हो जाए। यस, रेफरेंशियल। तो लेट्स मूव टू रेफरेंशियल। अगर हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉइज टेबल, लेट्स सपोज इट इज एम्प्लॉइज टेबल, एंड एक और टेबल है डिपार्टमेंट का, दोनों अलग अलग टेबल है अपने पास। ठीक है, तो एम्प्लॉइज टेबल में एक अपना एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, कि डिपार्टमेंट आईडी क्या है, और एक इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट है एक। तो ये मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग होशियार इंसान हो जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, वही होशियार। एम्प्लॉयज में ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, क्या ये डिपार्टमेंट आईडी इसका प्राइमरी की है? नहीं, क्योंकि मल्टीपल लोग हैं यहाँ पर, उनका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी सेम हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में काफी लोग हो सकते हैं। तो क्या ये चीज का प्राइमरी की हो सकता है? नहीं हो सकता। पर ये क्या डिपार्टमेंट का प्राइमरी की हो सकता है? बिल्कुल। डिपार्टमेंट आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट, बट इज नॉट द प्राइमरी की ऑफ द एम्प्लॉइज टेबल। यानी कि एम्प्लॉइज टेबल अगर मास्टर टेबल है, तो मास्टर टेबल में जो फील्ड है, जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट मास्टर टेबल का प्राइमरी की नहीं है, पर एक और टेबल, दूसरे टेबल का, सेकेंडरी टेबल का प्राइमरी की है। और ये दोनों एक दूसरे को रेफरेंस कर रहा है, ये इसको रेफरेंस कर रहा है। एक मान लो ए नाम का इंसान है, उसका इस पे ए नाम का इंसान का ये डिपार्टमेंट ये शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। सो ये जो फील्ड कहलाएगा, ये जो की कहलाएगी, ये कहलाएगी फॉरेन की। फॉरेन की इज यूज फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रेशन। एंड ये रेफरेंशियल में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई, कि कुछ भी दिक्कत हो गई रेफरेंसिंग में, उसमें जो भी एरर आएगा वो कहलाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर, 100% क्लियर। अगर क्लियर है तो कमेंट कर दो क्लियर। नेक्स्ट, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट डन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेटा मैनिपुलेशन पे। तो ये टॉपिक नहीं आने वाला एग्जाम में, अगर अभी आ जाता तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि क्या होता है। वैसे डेटा मैनिपुलेशन टॉपिक में लिखा हुआ था इसलिए बता रहा हूँ। डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस लास्ट टॉपिक है ये। इसमें क्या है कि डेटा, अब इसमें पूरा प्रोसेस बता रहा है, एक मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। फर्स्ट, एक डेटाबेस क्रिएट करो। डेटाबेस क्रिएट कैसे करोगे? समझो कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करो, उसमें क्या है, बेसिकली जोक्स अपार्ट, डेटाबेस क्रिएशन हो सकता है एपीआई के थ्रू, एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, या तुम खुद से डेटा एंट्री कर सकते हो। डेटाबेस इंजीनियर वही करता है, खुद से डेटा एंट्री करता है। एपीआई रिक्वेस्ट क्या होता है, क्या बोलूँ कि अगर कोई सर्वर साइड से कोई क्लाइंट साइड अगर रिक्वेस्ट पुल करते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को एपीआई सर्व करता है, कि सर्वर का डेटा फ्रंट एंड में लाके देता है। वो एपीआई रिक्वेस्ट होता है, काफी कॉम्प्लेक्स टर्म है, नहीं समझो। बस समझो कि एक डेटाबेस क्रिएशन हो रहा है। डेटा माइनिंग उसमें आता है, कि डेटाबेस क्रिएशन में डेटा माइनिंग वगैरह वगैरह। तो डेटाबेस का क्रिएशन हुआ। अब क्रिएशन हो गया डेटाबेस का अपना, कि डेटाबेस में ये सब चीज रहेगा। अब उसका कुछ प्री प्रोसेसिंग करोगे ना, कि चलो नाम के फील्ड में नाम तो डालोगे ना, प्री प्रोसेसिंग तो करोगे, कुछ प्रोसेसिंग करोगे डेटाबेस में। तो प्रोसेसिंग भी कर लिया तुमने। अब प्रोसेसिंग कर लिया, कुछ अरेंज करोगे इसको, भाई सॉर्ट कर दो या कुछ कर दो, कुछ भी अरेंज कर दो डेटाबेस में, तो अरेंजमेंट भी कर दिया तुमने, प्री प्रोसेस करने के बाद अरेंज कर दिया। अब क्या करोगे? अब देखा तुमने, अच्छा 100 डेटा है। अब इन डेटा से तुम कुछ बनाओगे। पूरा डेटा दिया हुआ है, उससे तुम मान लो कुछ ग्राफ बना दिए, कुछ कुछ ऐसा चीज बना दी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ जो विजुअलाइज कर रहा है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो अब तुम करोगे डेटा को ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म करने में कुछ एनालाइज करोगे, कि भाई ट्रांसफॉर्म दिख रहा है कि भाई एक दिन के सीरीज ज्यादा है, उसको लिखोगे कहीं, तो वो एनालिसिस करोगे। यानी तुमने ट्रांसफॉर्म किया, फिर एनालिसिस किया। तो इन 5 स्टेप में तुम्हारा डेटा मैनिपुलेशन खत्म हो गया। ये 5 स्टेप तुम्हारा मेन होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। और इसमें कुछ कुछ टूल्स यूज होते हैं, एसक्यूएल यूज होता है और नो एसक्यूएल यूज होता है टूल्स। नेक्स्ट, डन। अब अब बोलोगे यार, आपने बता तो दिया कि डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं भैया? जरूरत क्यों है हमें करने की? मैं बताता हूँ क्यों जरूरत है। भाई आज के जमाने में 90% ऑफ डेटा जो अवेलेबल है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। और अगर हमें कुछ भी करना है, डेटा एनालिसिस करना है, डेटा माइनिंग करना है या मशीन लर्निंग करना है, उसमें हमें वेल ऑर्गेनाइज डेटा चाहिए। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज करना है, तभी तो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हम उससे मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक चीज है रिलेशनल अलजेब्रा। व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? सो अगर हमने जैसा बात किया ईआर मॉडल में, क्या हमने स्टडी किया थोड़ा, कि भाई एक रिलेशनशिप होता है। अब रिलेशनशिप सुनते हो तो आधे लोग के कान खड़े हो गए होंगे। रिलेशनशिप अगर कहीं पर स्टेब्लिश हो रहा है, तो रिलेशनशिप आपको इतना याद रखना है कि अ, जिन्होंने इसे बनाया है, डीबीएमएस का इस रिलेशन अलजेब्रा को बनाया है, उसने ये सोचा कि भाई कहीं रिलेशनशिप है तो चलो उसे कॉम्प्लेक्स कर दे।
इट्स जस्ट अटेम्प्टेड जोक, मतलब कॉम्प्लेक्स करें इन द सेंस कि रिलेशनशिप में अलजेब्रा लगा दे, मैथ्स लगा दे, ठीक है। तो अगर इसका मैं अगर मेरे को एक लाइन में आंसर देना हो कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, तो जो भी दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप हो रहा है उसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना, उसे बोलते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। नेक्स्ट, सो इसमें पहला तो ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ कुछ ऑपरेशंस करने के लिए ऑपरेटर्स होंगे, तो ऑपरेटर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है क्या होते हैं ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, कुछ कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में। पहला सिलेक्ट ऑपरेटर। सिलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी प्री डिफाइंड इनपुट जो भी डेटा है उसको या कोई कंडीशन है उसको सिलेक्ट करता है, बेसिकली इतना आप पढ़ सकते हो, थ्योरी गिवन है। प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, कोई कॉलम, कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं या मतलब उसमें परफॉर्म करते हैं कुछ ऑपरेशंस, लाइक सीज ओनली नेम और एजेस, वी कैन यूज उसका सिंबल होता है पाई। नेक्स्ट, सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस में बता दूं थोड़ा कि ए माइनस बी, कोई बच्चा भी जानेगा अगर ए में सेट है 1 2 3 या इस टाइप में कुछ है, और बी में -2 लिखा हुआ है और माइनस में यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये 1 3 बचेगा। तो ये सेट का डिफरेंस है, ये तो सबको पता होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग ये सब चीजें। सेट का डिफरेंस भाई इंजीनियर हो इतना तो पढ़ते ही आ रहे होंगे, बट हाँ हो सकता है कहीं और से कोई और ब्रांच से हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी इसी टाइप में होता है कि अपने पास अगर दो एंटिटीज है ए क्रॉस बी, तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेट्स सपोज 1 2 3, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 और 3 एलिमेंट्स है, इन दोनों को मिलाने में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो 3। और इसमें तो 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 3 हो 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मिलाने के बाद। तो इस टाइप के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, यूनियन। तो यूनियन मतलब प्लस, प्लस को सिंप्लिसिटी में यूनियन बोल देते हैं, इसमें पढ़ लेना, थ्योरी है पूरी। फिर ये क्यों जरूरी है, फिर इसका एग्जाम्पल, ये सब आप कर लोगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सीधा ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डीबीएमएस। नेक्स्ट, ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डीबीएमएस पढ़ते हैं। सबसे सिंपल है ये, तो बहुत सिंपल, और भी सिंपल है। ओपन सोर्स डीबीएमएस क्या होता है, वो डीबीएमएस जो कि जिसका सोर्स कोड मतलब ओपनली अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसे आपके उसके फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, उसके कोड्स वगैरह, उसके डेवलपर्स अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। तो उसका एग्जांपल है माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्री एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल और मोंगोडीबी। ये तीन उसके एग्जांपल है ओपन सोर्स डेटाबेस के। कुछ फायदे, क्या फायदे, कॉस्ट इफिशिएंट, पैसे कम लगते हैं भाई, पैसे लगते ही नहीं, फ्री है। कस्टमाइजेशन, आपको ब्लू कलर पसंद नहीं आ रहा, कोड डाउनलोड करो, कोड चेंज करो, ब्लू का रेड हो गया। कम्युनिटी सपोर्ट, दुनिया भर के वेले इंसान वहां पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हल्का फुल्का देते हैं वो, पूरा नहीं देते। स्केलेबिलिटी, भाई जब फ्री है तो सभी यूज करेंगे तो स्केलेबल है वो। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड ट्रैफिक एंड यूजेस। कुछ कुछ डीमेरिट्स भी है, कॉम्प्लेक्स थोड़ी होते हैं। अब इतने लोग काम करे तो कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही ना, कि कुछ ये डाला कुछ भी डाला तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है इसमें। टेक्निकल सपोर्ट काफी कम रहता है क्योंकि ओपन सोर्स में उनको कुछ फायदा होने ही नहीं वाला, वो कर मजे के लिए कर रहे हैं, मजे के लिए कर रहे हैं, तुमको थोड़ा प्रोफेशनल्स नहीं हो, टेक्निकल सपोर्ट प्रोफेशनली नहीं दिया जा रहा उनसे। लैक ऑफ फीचर्स, फीचर्स थोड़ा कम रहते हैं एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल मॉडल्स। तो काफी लोग का एक क्वेरी था कि भाई भैया आप लोग एसक्यूएल बोलते हो लेकिन मेरे टीचर्स सीक्वल बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो सीक्वल मीन्स होता है सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल जो कि पहले यूज होता था, कुछ बहुत पहले जब टीचर्स लोग पढ़ाई करते थे तो सीक्वल बोला जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, सीक्वल को एसक्यूएल में कन्वर्ट कर दिया गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये नाम इसका कन्वर्जन हो गया, तो ये माई एसक्यूएल। अगर कोई टीचर आपको माई सीक्वल बोलते हुए दिख जाए तो समझ लो कि और कुछ नहीं, उन्हें थोड़ा या तो लैक ऑफ पता है, कि उन्हें पता नहीं क्या क्या है, या तो थोड़ा स्टाइल मारने मतलब अच्छा लगता है बोलने माई सीक्वल, तो इसीलिए बोलते हैं। नेक्स्ट, कमर्शियल डेटाबेस। कमर्शियल डेटाबेस जो कि पेड होते हैं, सिंपल, जो फ्री नहीं होते हैं ओपन सोर्स की जगह तरह। इसका एग्जांपल हो गया ओरेकल, आईबीएम डीबी2, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। इसके फायदे, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, फीचर्स होते हैं इसमें, सिक्योरिटी काफी मिलता है, इंटीग्रेट कर सकते हैं सीमलेसली, काफी इजी है इंटीग्रेशन। कॉस्ट थोड़े ज्यादा होते हैं डिसएडवांटेजेस में, कॉस्ट अधिक रहते हैं इनका। वेंडर लॉक, कोई सिस्टम होता है उसमें मतलब हार्ड टू स्विच होता है, अगर आप ओरेकल में काम कर रहे हो तो और एकदम से आप जानना चाहते हो उसमें माई माई सीक्वल में, तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको क्योंकि उसमें पर्टिकुलर उसका फॉर्मेट ही अलग रहता है, उसको प्रोग्रामिंग करने की अलग ही तरीका रहता है बाकी के कंपैरिजन। इतना हमारा डन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, माई सीक्वल एस ओरेकल डीबी2 सर्वर, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या पढ़ना था हमें, ये छूट गया हमारा ना, एक मिनट।
टपल्स एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ये काफी इजी है वैसे, नहीं काफी मुश्किल है आई थिंक। देखो, टपल रिलेशन कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशन कैलकुलस, तो कितना मुश्किल चीज है ये। पहला, ये टपल है, TUPLE, टपल रिलेशनल एंड डोमेन, कितना मुश्किल है देखो। वेरिएबल रिप्रेजेंट टपल, वेरिएबल रिप्रेजेंट डोमेन वैल्यूज, वेरिएबल रिप्रेजेंट टपल वैल्यूज, वेरिएबल रिप्रेजेंट डोमेन वैल्यूज। इसमें फिल्टर्स टपल रिलेशन, फिल्टर्स एट्रीब्यूट रिलेशन या डोमेन रिलेशन, नहीं तो नहीं, डोमेन रिलेशन। कांट एक्सप्रेस मेंबरशिप कंडीशन, इट कैन एक्सप्रेस मेंबरशिप कंडीशन। इट इज रिलेटेड टू QUEL यानी कि क्वेरी लैंग्वेज, इट इज रिलेटेड टू QBE यानी कि क्वेरी बाय एग्जांपल। देखो कितना मुश्किल था, 4 पॉइंट कितना मुश्किल लगा याद करने में, याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, आई थिंक उसके बाद भी डेटा डिपेंडेंसी भी आ, चलो डेटा डिपेंडेंसी भी पढ़ लेते हैं। कितना टाइम हो गया, 1 मिनट टाइम देख लूंगी तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। 30 मिनट की वीडियो पूरी हो चुकी है। सो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, हमने इतना कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे 3 मिनट को कवर करने का फिर से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।